नमस्कार, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था भाग 2। भाग 1 प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, ये चैनल पे अपलोड हो चुका है। आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, जिसमें नेट जेआरएफ क्वेश्चन पेपर का जो बना है तो वो प्लेलिस्ट में जाएगा, या मध्यकालीन इतिहास करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें भी आप जाकर सर्च कर सकते हैं। ओके, तो सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था भाग 2। भाग 1 में आपने पढ़ा था केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया जो होता था वो सुल्तान होता था, और सुल्तान की सहायता के लिए बहुत सारे ऐसे मंत्री परिषद होते थे। मंत्री परिषद में अनेक अधिकारी होते थे, और सुल्तान के पद से जस्ट उनके नीचे जो अधिकारी होते थे, मंत्री होते थे, वो वजीर, अमीर, नायब, ये सब होते थे। तो हमने बहुत ही डिटेल्स बताया है। इसके अलावा उसमें बहुत सारे ऐसे शब्दावली हैं, शब्द हैं, टर्म्स हैं जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, जो उर्दू वर्ड में है। तो आप उसको पढ़ें, समझें, और आगे आज हम चर्चा करेंगे भाग 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रांतीय शासन और स्थानीय प्रशासन। ओके, चलिए भाग 2 में जैसे ये प्रांतीय प्रशासन। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा था, जिसे कहा जाता है इक्ता। अब आप ध्यान रखिए, जो यूजीसी नीट की तैयारी कर रहे हैं वो इक्ता को नोट कर ले कि इक्ता क्या है। इक्ता की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। इक्ता क्या है? तो अनेक प्रांतों में जो प्रांतीय शासन बटा था उन्हें इक्ता कहा जाता था। यहाँ का शासन कौन करता था? नायब वली, या मुक्ति द्वारा भी संचालित किया जाता था। नायब वली और मुक्ति द्वारा यहाँ का प्रांतीय शासन संचालित किया जाता था। ओके, अब हम देखेंगे स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन में 14वीं शताब्दी में प्रशासकीय सुविधा के लिए इक्ताओं को सिक्कों में बांटा गया। सिक्का किसे कहते हैं? सिक्को मतलब जिला। ओके, सिख मतलब जिला होता है, तो सिक्कों में बांटा गया। यहाँ का शासन आमिल या नजीम अपने सैन्य से यहाँ का शासन कौन चलाता था? आमिल या नाजिम अपने अन्य सहयोगियों के साथ करता था। एक शहर या 100 गांव के शासन की देखभाल अमीर ए सदा। आपको जो मैं नोट कर रही हूँ वो आप नोट कर लें कि एक शहर या 100 गाँव के शासन की देखरेख कौन करता था? अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। इसकी सहायता के लिए मुतशरीफ, कारकुन, बलहार, मुकद्दम, चौधरी, पटवारी आदि होते थे। शासन की सबसे सर्वाधिक छोटी इकाई क्या थी? गांव होती थी, जहां का शासन पंचायतें करती थी, और गांव के मुखिया को मुकद्दम, पटवारी और कारकुन कहते थे। ओके, गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? अगर क्वेश्चन आ जाएगा नेट जेआरएफ में, तो इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर नोट कर लें कि मुकद्दम, पटवारी और कारकुन। ओके, तब हम आगे बढ़ेंगे। अभी तो आपने देखा केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन। अब आगे देखेंगे हम लोग सैन्य संगठन। अब इन प्रशासन को चलाने के लिए सैन्य संगठन भी ज़रूरी है। हमने सबसे पहले ही वीडियो में बताया कि प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए कितने भाग होते हैं, कितने डिपार्टमेंट की आवश्यकता होती है, तो उनमें से एक है सैन्य संगठन भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैन्य संगठन में आपके बहुत सारे ऐसे टर्म्स मिल जाएंगे, शब्द मिल जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है। सिंपल सा ही क्वेश्चन पूछ देगा कि ये इसका अर्थ क्या होता है, तो इसके लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तुर्की शासन व्यवस्था मुख्यतः सैन्य शक्ति पर आधारित था। ओके, एक विशाल संगठित शक्तिशाली सेना की आवश्यकता सुल्तान को रहती थी। ऐसी सेना की आवश्यकता के कारणों में तुर्की अमीरों, सरकारों द्वारा किए गए विद्रोह को कुचलने, राजपूत राजाओं की विद्रोहात्मक प्रवृत्ति से निपटने, मंगोलों के आक्रमण को रोकने, सुल्तान के साम्राज्य विस्तार की नीति को सफल बनाने आदि में शामिल थे। इन कार्यों के लिए विशाल और संगठित सेना की आवश्यकता थी। या एक सीधे साधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सैन्य संगठन की आवश्यकता थी। अब देखते हैं कि सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत किस सल्तनत शासक ने किस तरह के नए विभागों का सृजन किया और किस तरह से उन्हें संगठित किया और उनके कार्य क्या थे। तो सल्तनतकालीन शासक जो इल्तुतमिश था, उसने सेना को हस्म एक क्लब, उसकी सेना को, जो सल्तनतकालीन शासन की सेना होती थी, इल्तुतमिश की सेना विशेष रूप से,
उन्हें एक विशेष नाम से जाना जाता था। वो क्या था? हश्म ए क्लब यानी केंद्रीय शासन। क्लब ए सुल्तानी भी कहा जाता था। अगर क्वेश्चन पूछ देगा हश्म ए क्लब क्या है, तो आप कहेंगे कि भाई हमने तो पढ़ा ही नहीं, ये किस चैप्टर से आ गया। तो ये क्योंकि मध्यकालीन इतिहास आप पढ़ते हैं तो ये सबसे ज़रूरी होता है कि पूछेगा तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन, लेकिन उस उर्दू वर्ड होने के नाते आप उसको जान ही नहीं पाएंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। इसीलिए बारीकी से पढ़े। इन सारे ये सब जो टर्म्स हैं, टर्म्स को आप कॉपी में लिखते जाइए। बार बार उसको आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे एक लिस्ट बना के टांग दीजिए। अब बार बार आपकी नज़र पड़ेगी और पढ़ते पढ़ते एकदम से जुबान पे अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, तो क्लब ए सुल्तानी, हश्म ए क्लब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश के समय में सामंतों एवं प्रांतपतियों की सेना को हश्म अतरफ, अब देखिए प्रांतीय सामंतों और प्रांतपतियों की सेना को, ये तो केंद्रीय सेना को हश्म क्लब कहा गया। ओके, अब क्लब ए सुल्तानी कहा गया, लेकिन प्रांतपतियों और सामंतों की सेना को क्या? हश्म ए अतरफ। अब देखिए यहाँ पे शाही घुड़सवार सेना जो होता था उसके सेना को क्या कहा जाता था? बार ए क्लब। अब सल्तनतकालीन सेना का ढांचा राष्ट्रीय नहीं था, बल्कि इसमें तुर्क, अमीर, ईरानी, मंगोल, अफगान और भारतीय मुसलमान शामिल थे। यानी सल्तनतकालीन सेना का राष्ट्रीय नहीं था, यानी कि ये इसमें नहीं देखा जाता था कि इसकी सेना में जो हो सो भारतीय हो, ऐसा नहीं है। इसमें सभी देशों के सेना को शामिल किया गया था, जिसमें तुर्क, अमीर, ईरानी, मंगोल, अफगान और भारतीय मुसलमान भी शामिल थे। ओके, सल्तनत काल में 4 प्रकार के सैनिक होते थे। चलिए, सल्तनत काल में कितने प्रकार के सैनिक होते थे? 4 प्रकार के, जिन्हें स्वयं सुल्तान नियुक्त करता था या सुल्तान की अस्थायी सेना होती थी। इसे खासखेल का नाम दिया गया। ओके, एक सैनिक टुकड़ी होती थी जो सुल्तान डायरेक्ट नियुक्त करता था, उसे खासखेल कहा जाता था। खासखेल शब्द जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका एक मैं टर्म बताऊंगी जो पूरे के पूरे एग्जाम में आते ही हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय में लगभग 4.25 लाख की अस्थायी सेना थी। द्वितीय वे सैनिक होते थे जो प्रांतों और सूबेदारों की सेना में भर्ती होते थे। पहला अस्थायी सेना होती थी जिसे सुल्तान नियुक्त करता था। दूसरा, प्रांत और सूबेदारों की सेना में भर्ती होते थे। प्रांतीय आर्य इस सेना की देखभाल करते थे, इक़्तिदारों के नेतृत्व में करते थे। यह सेना वर्ष में एक बार सुल्तान के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत की जाती थी। तृतीय किस तरह के सैनिक होते थे? जिन्हें युद्ध के समय अस्थायी रूप से भर्ती किया जाता था, यानी कि एक केंद्रीय प्रशासन द्वारा, सुल्तान द्वारा नियुक्त किया जाता था सेना, और एक प्रांतपतियों और सामंतों के द्वारा नियुक्त की जाती थी, और एक तीसरे प्रकार के जो सेना होते थे उनको अस्थायी सेना कहा जाता था। अस्थायी का मतलब होता है कि यानी युद्ध के समय में उनकी भर्ती होती थी और उनको वेतन युद्ध काल तक ही मिलता था। ओके, और चौथे वे सैनिक होते थे जो मुस्लिम स्वयंसेवक के रूप में काफिरों से युद्ध करते थे। इन्हें कोई वेतन नहीं मिलता था, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं एक तरह का भीड़, एक तरह का झुंड, जिन्हें युद्ध करने के लिए, काफिरों से युद्ध करने के लिए स्वयंसेवक के रूप में इकट्ठा किया जाता था। और ये ज़्यादा जज्बाती होते थे और इन्हें कोई वेतन नहीं मिलता था। ओके, चलिए अब हम देखेंगे सल्तनतकालीन सेना मुख्यतः 3 भागों में विभक्त थे। अब सल्तनतकालीन सेना 3 भागों में विभक्त थे। कौन कौन से सेना? घुड़सवार सेना, गज सेना, पदाती सेना। घुड़सवार सेना यानी कि घोड़े, हाथी सेना जिसमें हाथी रहते थे। पदाती सेना ये पैदल सेना या पायक भी कहा जाता था, नोट कर लीजिएगा। पायक सेना यानी कि पैदल सेना, यह सबसे बड़ा भाग होता था पायक सेना का, परंतु सामरिक दृष्टिकोण से सेना का महत्वपूर्ण भाग घुड़सवार सेना होता था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बताया गया है। अब देखिए, आपने जो ये सेना पढ़ा वो तो ठीक है, सुविधाओं के आधार पर घुड़सवार, गज, पदाती सेना है। अब मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली जो थी उसके आधार पर सेना का वर्गीकरण किया गया। ये बहुत 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 वेरी इंपॉर्टेंट अगर कहें, क्योंकि हर 1 साल के बाद ये क्वेश्चन को आना ही है और पूरे एक नहीं पूछेगा, इसमें पूरा का पूरा ये टॉपिक उठाकर डाल देगा। ओके, तो देखिए क्या है सल्तनत काल में सेना का गठन।
पदों का विभाजन आदि दशमलव प्रणाली पर ही आधारित है। जैसे 10 अश्वारोहियों की एक टुकड़ी को क्या कहा जाता था? सरेखेल। यहाँ पे ये लिस्ट बना हुआ है, मैं बता दूंगी। 10 सरेखेल की एक टुकड़ी को, यहीं से स्टार्ट, 10 अश्वारोहियों यानी 10 घोड़े वाले जो अश्वारोही होते हैं, यानी अश्व मतलब होता है घोड़ा, घोड़ा पर जो मतलब धारण करते हैं उसको तो अश्वारोही कहते हैं उसको। तो 10 अश्वारोही की एक टुकड़ी को क्या कहते हैं? सरेखेल। 10 सरेखेल की एक टुकड़ी को क्या कहते हैं? एक सिपाहसालार, सिपाह सलार। 10 सिपाह सलार को क्या कहते हैं? एक अमीर। 10 अमीर के ऊपर क्या होता है? एक मलिक। 10 मलिक के ऊपर एक खान होता है। ओके, चलिए यहाँ पे ये लिस्ट दिया हुआ है, ये देखिए। ये एग्ज़ाम में आपका आना ही आना है। ओके, इसीलिए इसको आप अच्छे से, अगर आपको नहीं याद होता है तो आप एक लिस्ट बना के अपने रूम में टांग दें ताकि आप रोज़ देखें। जैसे 10 अश्वारोही एक सरेखेल, 10 सरेखेल एक सिपाह सलार, 10 सिपाह सलार एक अमीर, 10 अमीर एक मलिक, 10 मलिक एक खान। यानी आप हमें ज़रूर जोड़ के बताएं कि एक खान के पीछे कितने अश्वारोही होते थे? 10 अश्वारोही यानी एक सरेखेल। एक सरेखेल का आता है, और 10 सरेखेल मतलब 10 दाएँ 100 अश्वारोही वाले एक सिपाहसालार, और फिर 10 सिपाहसालार यानी कि 1000 जो घोड़े होते थे उनको एक अमीर कहते थे। अब इस तरह से 10,000 अमीर, 10,000 घोड़े होते थे एक मलिक, और फिर उसी तरह से 100,000 मतलब 1,00,000। ओके, तो उसको मलिक, 10 मलिक होते एक खान कहते थे। इस तरह से आप खुद, हो सकता है मैं कुछ गलत बोल गई हूँ, लेकिन आप घोड़ों का जो काउंटिंग है आप करके हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ओके, और इस तरह से आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि अच्छा एक खान के पास कितने अश्वारोही होते थे। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, आप ज़रूर इसको देखें। चलें, सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने की मशीन को क्या कहा जाता था? मलिक या अर्राद। सुल्तान के पास नाव का एक बेड़ा होता था जिसका उपयोग सैनिक सामान को ढोने में किया जाता था। साहिब ए बरीद लश्कर विभाग युद्ध के समय की समस्त जानकारी राजधानी भेजता था। ओके, ये जो होता था एक साहिब बरीद लश्कर विभाग युद्ध के समय की समस्त जानकारी जो है राजधानी भेजता था। तले अहम यजकी नामक गुप्तचर शत्रु की सेना की गतिविधियों की सूचना एकत्र करता था। ओके, ये कुछ सेना से संबंधित इम्पॉर्टेंट शब्द है, इसे आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा कॉपी में। यजकी नामक गुप्तचर की सेना की गतिविधियों की सूचना एकत्र करता था। चरख, अभी देखिए ये सब टर्म है, शब्दावली जो है। चरख, सीला प्रक्षेपास्त्रों को कहा जाता था। सीला मतलब पत्थर को जो फेंकते थे। फलाखून यानी गुलेल जो चलाते थे। गरगज चलायमान मंच। सवत सुरक्षित गाड़ी, जैसे युद्ध के समय में प्रयुक्त होने वाले साधनों का उल्लेख मिलता है। सैनिक सुधार की दृष्टि से अलाउद्दीन का काल अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों को नगद वेतन के देने के साथ ही 6 महीने का वेतन इनाम के रूप में दिया। अलाउद्दीन ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया। इक्ता आप जानते हैं क्या होता है? इक्ता, इक्ता मतलब होता है कि वो सेना जिन्हें नगद वेतन न देके, जिन्हें वेतन के रूप में ज़मीन का टुकड़ा दिया जाता था ताकि वो अपना खेती करे और उसकी आय को वो अपने पास ही रखे। तो इससे क्या होता था ना, ये इल्तुतमिश ने इसे लागू किया था। इससे क्या होता था कि सेना जो होता था वो आलसी हो जाते थे, वो राजा के प्रति वफादार नहीं होते थे। तो इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में तो सुधार किया, भयंकर सुधार किया, और उसने इस इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया। ओके, तो आप याद रखिएगा इक्ता प्रथा को किसने समाप्त किया। कालांतर में सैनिकों का पद अनुवांशिक हो गया, लेकिन भले ही फिरोज शाह तुगलक अलाउद्दीन ने इक्ता को समाप्त किया हो, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने सैनिकों को नगद वेतन के स्थान पर इक्ता प्रथा फिर से देना शुरू कर दिया। आप समझ गए ना इक्ता प्रथा क्या है। पिता की मृत्यु के बाद अक्ता का हकदार उसके पुत्र के न होने पर, उसके दामाद के न होने पर दास या दास भी नहीं हो तो निकट का कोई संबंधी उसका अधिकारी होता था। इस व्यवस्था का दुष्परिणाम फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में देखने को मिला। सल्तनत काल में अच्छे नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब समाते हाल। अच्छा, मैंने मतलब ये यहाँ पे देखा जा रहा है कि इक्ता प्रथा को इल्तुतमिश ने लागू किया, आप याद कीजिएगा।
अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया। फिर से फिरोज शाह तुगलक ने लागू किया और उसने फिर से नगद वेतन जो अलाउद्दीन खिलजी देता था उसको बंद कर दिया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन नगद वेतन जो देता था अलाउद्दीन खिलजी उसे फिरोज शाह तुगलक ने बंद कर दिया और इक्ता प्रथा को फिर से शुरू किया। और इससे आगे चल के बहुत सारे दुष्परिणाम भी देखने को मिले शासनकाल में, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। ठीक है। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब और रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। ये देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अच्छे नस्ल के घोड़े कहाँ से मंगाए जाते थे और हाथी मुख्यतः बंगाल से भी मंगाए जाते थे। ओके, तो ये आपने देखा प्रांतीय शासन और सैन्य शासन, साथ ही सैन्य संगठन कितने तरह के थे, क्या थे, कैसे थे, ये आपने देखा। ये शेष इसमें का अभी शेष पार्ट भी है, जब पार्ट 3 में लेकर आऊँगी तो वो आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखें। आप वेट करें, मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी। ये आपने देखा सैन्य संगठन। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था भाग 2। अब देखेंगे सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था भाग 3। ओके, अब हमें आप ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और किसी भी तरह का सुझाव अगर देना चाहते हो या किसी विशेष प्रकार से आप चाहते हो कि कहीं आपको समझ में ना आया हो या इस तरह का वीडियो बनना चाहिए, तो आप हमें अपना सुझाव, कीमती सुझाव हमें ज़रूर दें, क्योंकि हमें इंतज़ार रहेगा ताकि मैं उस तरह से अपने चैनल पे सुधार करके वीडियो लेकर आऊँ आपके लिए। ओके, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। आपने इतना धैर्य के साथ सुना, देखा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।